Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं इन द लास्ट लेक्चर हमने टैक्सेशन टॉपिक को स्टार्ट करा था जिसमें हमने काफ़ी सारी बेसिक टर्म्स के बारे में समझा कि टैक्स क्या होता है, देन एसएससी क्या होता है, देन वी आल्सो स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस एज पर इनकम टैक्स। तो आई होप वो सब आपको अब अच्छे से क्लियर है। एंड अगर स्टिल किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको हर एक टर्म डिटेल में समझाई थी और मेरा आज का ये लेक्चर उसी की कंटिन्यूटी में है। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप पहले वो वीडियो देखेंगे ताकि आप आज का लेक्चर अच्छे से समझ पाएं। एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, मुझे आप सबसे एक बात करनी थी। और वैसे कुछ बच्चे भी ये जानते भी होंगे क्योंकि कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करा था कि आजकल मैं आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग माई ओन एग्जाम इन द नेक्स्ट मंथ। तो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर करना है एंड साथ ही साथ अगर मैं वीडियो लेक्चर्स भी बनाऊंगी तो वो थोड़ा मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वैसे भी आपके पास काफ़ी टाइम है भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ कॉपरेट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको डेली बेसिस पे लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, आई विल कंप्लीट ऑल योर सिलेबस अलॉन्ग विद द रिवीजन एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज के लेक्चर हमारा किस पे होगा? ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने से पहले आपको दो मीनिंग अच्छे से क्लियर होने चाहिए, अबाउट सिटीजन एंड रेजिडेंट। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती होगी कि सिटीजन और रेजिडेंट जो है दोनों एक ही होते हैं, बट नो, ये दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं। देखिए, सिटीजन क्या है? अब एक पर्सन सिटीजन कब बनता है? जब वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में बॉर्न हो रहा है और उसको वहां के राइट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, तब हम कहेंगे कि वो पर्सन उस कंट्री का सिटीजन है। बट रेजिडेंट क्या है? ये वो पर्सन है जो किसी जगह पे रह रहा है ऑन द परमानेंट बेसिस या वी कैन से ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम पर्सन को एक रेजिडेंट बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्थ से साउथ में जा रहा है वेकेशन काटने के लिए फॉर वीक, तो वो बोल देगा कि मैं यहाँ पे रह के आया हूँ तो मैं रेजिडेंट हूँ। नो, उसको पहले कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, जो अब आगे हमने फर्दर वही पढ़ना है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक भी क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस। तो देखते हैं क्या वो कंडीशंस है। अब देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ इनकम टैक्स। किसी पर्सन पे हमने इनकम टैक्स चार्ज करना है, वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो इनकम टैक्स हम कब चार्ज करते हैं? लेविड। लेविड का मतलब भी क्या होता है? चार्ज। ही तभी चार्ज करते हैं किस बेसिस पे कि उस पर्सन का जो टैक्स पेयर है या एसएससी है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ओके, अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? या तो वो पर्सन रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। फिर फर्दर हमने रेजिडेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। अब इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है रेजिडेंट। अब हम पर्सन को रेजिडेंट कब कहेंगे? अ टैक्स पेयर वुड क्वालिफाई एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस। अभी नीचे दो कंडीशंस दी हैं, 1 और 2। इनमें से अगर वो कोई एक भी सेटिस्फाई कर ले, देखिए मैंने बीच में और लिखा है, अगर इन दोनों कंडीशंस में से वो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेगा तो हम बोलेंगे कि वो इस पर्टिकुलर कंट्री का रेजिडेंट है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर इज 182 डेज और मोर इन दी प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रीवियस ईयर क्या है? वो ईयर है जिस ईयर की इनकम पे हमारा टैक्स लगता है। और इस इनकम पे टैक्स कब लगता है? इन दी नेक्स्ट ईयर, या बोल सकते हैं सब्सिक्वेंट टू द प्रीवियस ईयर, और उसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा या हम कह सकते हैं उसकी इनकम को असेस करा जाएगा। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है कि वो जो पर्सन होगा उसको 182 डेज होना चाहिए इस प्रीवियस ईयर में, उससे ज्यादा, बट मिनिमम कितना चाहिए कि 182 डेज के लिए इंडिया में स्टे होना चाहिए उस पर्सन का। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रेजिडेंट बनने के लिए, या तो स्टे इन इंडिया फॉर द इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर्स इज 365 डेज और मोर एंड 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। पहली कंडीशन तो थी कि वो 182 डेज रहे और उससे ज्यादा रह सकता है प्रीवियस ईयर में, मतलब 182 डेज तो मिनिमम थे ही थे। बट सेकंड कंडीशन कहती है कि जो उसका प्रीवियस ईयर है, अगर उसके हम पिछले 4 सालों में जाके देखें तो वो एटलीस्ट 365 डेज उसका इंडिया में स्टे होना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर है प्रेजेंट ईयर उसमें उसको 60 डेज या उससे ज्यादा स्टे होना चाहिए। क्लियर? आई थिंक अभी कुछ बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा होगा। देखिए मैं एक बार दोबारा से समझाती हूँ इन शॉर्ट।
रेजिडेंट बनना है अगर किसी इंडिविजुअल को या पर्सन को, उनको कोई दो कंडीशंस में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जिस प्रीवियस ईयर की हम इनकम कैलकुलेट करने लगे हैं उस ईयर में उस इंडिविजुअल को 182 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में स्टे करा होना चाहिए, तब हम बोल देंगे कि वो रेजिडेंट है। या फिर वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दे कि वो प्रीवियस ईयर में या तो 60 डेज रहे या उससे ज्यादा रहे इंडिया में, और साथ ही साथ इसके साथ एक और कंडीशन लगा दी कि लास्ट 4 ईयर्स प्रीसीडिंग ईयर्स जो होंगे, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल जो होंगे उसमें उसको एटलीस्ट 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे करा होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो पर्सन क्या होता है, रेजिडेंट होता है इंडिया का। ओके अगर इनमें से वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना ही फर्स्ट वाली ना ही सेकंड वाली, तब हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं कि वो नॉन रेजिडेंट है। देखिए, इफ बोथ ऑफ द अबव कंडीशंस, यही दो कंडीशंस नंबर 1 नंबर 2 आर नॉट सेटिस्फाइड, देन द इंडिविजुअल इज अ नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट हुआ जब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, और नॉन रेजिडेंट हो जाएगा अगर इन दोनों में से एक को भी नहीं करेगा। तो अगर अब दोबारा चार्ट को देखें जो मैंने बताया था, इसमें मैंने आपको बता दिया रेजिडेंट कब बनेगा और नॉन रेजिडेंट कब बनेगा। नाउ रेजिडेंट बन गया अगर, तो उसमें ऑर्डिनरी कब होगा और नॉट ऑर्डिनरी कब होगा, अब उससे हम समझते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? A resident individual will be treated as ordinary resident in India during the year if he satisfies both of the following conditions। अब यहाँ पे क्या है, ordinary resident बनने के लिए पर्सन को ये दोनों conditions को satisfy करना होगा। बट जब हमने अभी resident की condition पढ़ी थी वहां पे बीच में था और कि उन दोनों में से एक condition satisfy होनी चाहिए, बट ordinary resident के केस में क्या है, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों condition satisfy होनी चाहिए, तभी हम उस पर्सन को बोलेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और आपने यहाँ पे नोटिस करा होगा मैंने यहाँ पे लिखा है अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल रेजिडेंट तो बन ही गया है, तभी उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे वेदर ही इज ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। अब पहली कंडीशन क्या है, टू बिकम एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट दैट इज ही इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट ईयर। ये रेलेवेंट ईयर या बात कर ले हम, ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन जो होगा वो रेजिडेंट होना चाहिए। अब रेजिडेंट की कंडीशन तो आपने पढ़ ली है, वो पर्सन रेजिडेंट कब होना चाहिए, फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए वो पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए। कब? आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट ईयर। अब आपका जो भी प्रीवियस ईयर होगा उससे पिछले 10 सालों में वो जो पर्सन होगा वो रेजिडेंट होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स। इसके पिछले 10 ईयर्स में वो 2 ईयर्स के लिए रेजिडेंट होना चाहिए। तब प्लस एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उस पर्सन का स्टे होना चाहिए इंडिया में फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग दी 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी रेलेवेंट ईयर। अब एक तो ये कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में वो 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, यहाँ पे बात की है रेजिडेंट, इस चीज का आप ध्यान देंगे। और साथ ही साथ सेकेंड कंडीशन क्या लगा दी उन्होंने कि प्रीवियस ईयर के पिछले 7 ईयर्स में उसको 730 डेज और मोर स्टे करना होगा। यहाँ पे बात की है फर्स्ट कंडीशन में रेजिडेंट होना चाहिए इन 2 ईयर्स, और सेकंड कंडीशन में बात की है कि उसका स्टे होना चाहिए फॉर 730 डेज और मोर। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम बोलेंगे कि वो पर्सन कौन है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर इन दोनों कंडीशंस को वो फुलफिल नहीं कर पाता है, इन दोनों में से अगर एक भी फुलफिल नहीं करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कौन है, रेजिडेंट तो है बट ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ आ गया। स्टिल अगर डाउट है तो देखिए मैंने यहाँ पे आगे एक बार फ्लो चार्ट भी बना के बता दिए जिससे आपको और इजी वे में क्लियर हो जाएगा। अब किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए पहले हमें बेसिक कंडीशंस देखनी होती हैं कि वो पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है हमारी पहली, कि उसका इंडिया में स्टे होना चाहिए फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज। प्रीवियस ईयर में उसका स्टे होना चाहिए या तो 182 डेज या उससे ज्यादा, और स्टे इन इंडिया फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। साथ ही साथ में इंडिया में स्टे होना चाहिए इन दी 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। कितने दिन का? 365 डेज का। याद रखें ये है हमारी पहली कंडीशन और ये है हमारी सेकंड कंडीशन। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी फुलफिल हो जाएगी तब हम क्या बोलते हैं कि वो पर्सन कौन है, रेजिडेंट है, ठीक है। तो देखिए मैंने फ्लो चार्ट में भी किया है कि यहाँ पे अगर यस हो गया, यस है तो मतलब वो रेजिडेंट बन जाएगा। इनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई हो गई और लगा है बीच में, और अगर इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती, नो, तो वो कौन बन जाएगा, नॉन
रेजिडेंट। अब फर्दर रेजिडेंट को मैंने आपको बताया कि या तो वो ऑर्डिनरी हो सकता है तो या फिर नॉट ऑर्डिनरी हो सकता है। अब वो कंडीशन चेक करने के लिए फर्दर कंडीशंस क्या है हमारी, रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में वो एटलीस्ट 2 years क्या होना चाहिए, रेजिडेंट रहा होना चाहिए। और रेजिडेंट के लिए उसको फिर से यही दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। पहला तो ये फर्स्ट कंडीशन, और बीच में मैंने यहाँ पे प्लस रखा है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्लस स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर, इंडिया में उसका स्टे होना चाहिए 730 डेज या उससे ज्यादा। कब, प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में। अगर ये दोनों कंडीशंस वो फुलफिल कर लेता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में प्लस भी लगाया, अगर ये दोनों फुलफिल कर लेगा मतलब यस हुआ, तो वो कौन बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इन दोनों में से वो एक भी फुलफिल नहीं कर पाएगा या इन दोनों में से एक कर देगा या सेकंड नहीं करेगा, तब भी वो क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस लगाया कि ये दोनों कंडीशंस मैंडेटरी है। बट रेजिडेंट के केस में मैंने और लिखा था कि इन दोनों कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी, स्टिल ही विल बिकम रेजिडेंट। बट ऑर्डिनरी के केस में क्या है कि दोनों को सेटिस्फाई करनी होगी, अदरवाइज ही विल बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आई होप आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू और अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। स्टिल अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम डेली के एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, बोथ द डे ऑफ डिपार्चर, मतलब डिपार्चर क्या हुआ, एक तरह से टू लीव, एंड अराइवल आर काउंटेड एज स्टे इन इंडिया। अगर कोई पर्सन इंडिया से जा रहा है, मतलब डिपार्ट कर रहा है, स्टिल जिस दिन वो डिपार्चर लेगा उस दिन को भी हम काउंट करेंगे एज अ स्टे इन इंडिया ऑफ दैट पर्सन। और अगर इंडिया में अराइव कर रहा है जिस डे पे, उस डे भी मानेंगे कि वो स्टे कर रहा है, मतलब बोथ द डे ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल विल बी काउंटेड एज स्टे इन इंडिया। क्लियर। तो ये था आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन डिटेल। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। लेट्स वाइंड अप। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। एंड इफ एनीबडी इज न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।